Hello students, so today we will discuss chapter number 16. Chapter number 16, India's freedom struggle first phase. Okay, so in this video we will discuss freedom struggle of India, but dear students, only first phase we will discuss in this video. Okay, in your next chapters we will discuss the complete freedom struggle. Okay, कैसे freedom हम लोगों ने start किया struggle करना, बीच वाला फेज़ क्या था, फिर फाइनल फेज़ में क्या हुआ और फिर कैसे हमको फ्रीडम मिल गई. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे बेटा. ए रिवोल्ट ऑफ 1857, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वदेशियान बायकॉट मूवमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, तो जब से भी हम हमारी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो जो ब्रिटिश वाला जो पार्ट आता है तो वो कौन सी हिस्ट्री में आता है बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री में. तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, जहाँ से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है और ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग और फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है कहाँ पर, इंडिया में. ओके, तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो क्या किया बेटा, अपने ट्रेड पार्टनर्स को डिफीट करना स्टार्ट किया, जैसे फ्रांस को, स्पेन को, नेदरलैंड को. ओके, एंड देन दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द इंडियन किंग्स. पहले तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज थी जो इंडिया में बिजनेस करने आई थी, पहले तो सबसे फाइट की, उन सबको अपने रास्ते से हटाया. देन दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द इंडियन किंग्स. फिर इंडियन किंग्स से स्टार्ट किया और इंडियन किंग्स से स्टार्ट करने में जो पहली वॉर थी वो थी बैटल ऑफ प्लासी. कौन सी थी बेटा, बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, एंड देन बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, डू रिमेंबर, एंड बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में. ओके, डू रिमेंबर बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764. ओके, सो कंटिन्यूसली दीज टू वॉर्स मीन्स बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर बोथ वर बिन बाय ब्रिटिशर्स. ओके, दोनों के दोनों वॉर में इंडियन किंग्स की हार हुई और ब्रिटिशर्स की जीत हुई. अब उनके जीतने से क्या हुआ बेटा, पॉलिटिकल पावर जो है वो कहीं ना कहीं किसके हाथों में आ गई है, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई है, जो भी पॉलिटिकल पावर से. ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया बंगाल से, बैटल ऑफ प्लासी. बंगाल से स्टार्ट करते हुए दे स्टार्टेड रूलिंग ऑल ओवर द कंट्री. ओके, पहले उन्होंने सबसे पहले द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया बंगाल को अपने कंट्रोल में किया और फिर धीरे धीरे वो पूरे इंडिया की तरफ मूव कर गए. ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. सी, वो फॉरेनर है, ठीक है, दूसरी कंट्री से आए हैं, तो जब वो हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट करेंगे बेटा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो हमारी सोसाइटी में आएंगे, हमारी कंट्री में आएंगे, है ना. तो ब्रिटिशर्स पहला काम क्या किया, उन्होंने हमारे इंडिया से क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया. इंडिया से रॉ मटेरियल वो कहाँ भेजने लगे, ब्रिटेन भेजने लगे. और फिर वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट आता, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मशीन मेड गुड्स बनने लग गए थे, तो वो हमसे चीप कॉस्ट में, सस्ते दामों में रॉ मटेरियल खरीदते, उसको इंडिया से ब्रिटेन भेज देते, मतलब इंग्लैंड भेज देते, वहाँ से उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते और फिर हमको इंडियंस को ही हाई रेट में सेल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो हम इंडिया को दो तरीके से नुकसान हो रहा था. पहला तो हमको उनको रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट में देनी पड़ रही थी और दूसरा हमको जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा था वो बहुत ही हायर प्राइजेस में मिल रहा था. अब इससे रिजल्ट क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी पे बेटा, पावर्टी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सी व्हाट हैपन, पावर्टी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत नंबर में लोग गरीब होते गए, है ना, गरीबी आ गई. द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप. और सी, हम लोगों के जो फार्मर है बेटा आज भी क्या ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, फूड क्रॉप ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि फूड क्रॉप उनकी बेसिक नीड को भी पूरा करती है और हमारे नीड्स को भी पूरा करती है. बट ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल करने लगे तो उन लोगों ने किसकी डिमांड की, फार्मर से, कि यू जस्ट ग्रो कैश क्रॉप्स ओनली. ओके, एंड दैट कैश क्रॉप इज़ फीडिंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, दे रिक्वायर्ड वेरियस क्रॉप्स, दैट इज कैश क्रॉप, एंड अल्टीमेटली इट ऑल्सो हर्ट इंडियाज इकोनॉमी. सी व्हाट दे वांट, इंडिगो एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया. इन कॉटन जैसे क्लॉथ बनाना, इंडिगो जैसे कलर करना. ठीक है, ये जो क्रॉप थी वो उनको बिल्कुल लो कॉस्ट में इंडियन से परचेज कर लेते. ठीक है,
और फिर क्या करते, कॉटन से गारमेंट बनाते, गारमेंट कहाँ से बनता, ब्रिटेन से फैक्ट्रीज़ में बन जाता, वापस से इंडिया में आता और इंडिया में बहुत ही हाई प्राइजेस पे सेल आउट होता। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी कि ब्रिटिशर्स हमको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हमसे हमारा रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट में परचेज करके उसको ब्रिटेन में से सेंड करके वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना के हमको हाई कॉस्ट में वो प्रोडक्ट को सेल आउट करते थे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पैराग्राफ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो सिमिलरली इंडियन मोस्टली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय हैंड, और हम लोग इंडियंस गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करते थे बेटा, हैंड से। इंडिया में अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मिल्स नहीं है, तो बेसिकली वट एवर वी वर प्रोड्यूसिंग दैट टाइम ऑल वर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ओके, द ब्रिटिश मेड गुड्स फॉर मशीन मेड, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, दैट इज़ वाई देयर गुड वर मशीन मेड। इट टुक लेस टाइम टू कम टू द मार्केट। अगर आप मशीन से कोई भी चीज़ बनाते हो, मशीन थकती ही नहीं है, मशीन एक ही टाइप के बहुत सारे पीसेस बना सकती है जिसमें कोई भी एरर नहीं होगी, तो जो मशीन मेड गुड था वो इजीली इंडियन मार्केट में आने लग गया। अब देखो क्या हुआ, इंडियन मार्केट में एक इंडियन गुड है और दूसरा ब्रिटेन का बना हुआ गुड है, तो क्या होगा, दोनों गुड में कंपटीशन होगा ना। अगर आप शैम्पू, सोप, क्लोथ कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आप एक कंपैरिजन देखते हैं ना टू ब्रांड्स में, तो वैसे इंडियन मार्केट में अब इंडियन गुड्स भी है और ब्रिटेन मेड गुड्स भी है। जो ब्रिटेन मेड गुड है वो चीप है, ठीक है, इंडियन गुड्स कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंडियन गुड्स हैंडमेड है, ये वाला गुड मशीन मेड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एवरीबडी इज परचेसिंग ब्रिटेन मेड गुड, एंड इन दिस वे देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेरियस जॉब फॉर द क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन की बहुत सारी जॉब्स छिन गई। क्यों छिन गई बेटा, क्योंकि अब इंडिया में जब हमारा बना हुआ गुड कोई खरीदेगा ही नहीं तो हम उसको प्रोड्यूस क्यों करेंगे। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, सारा की सारा गुड कहाँ से खरीद रहे हैं, ब्रिटेन वाला गुड खरीद रहे हैं। ओके, एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर is taken from the book Pragmatic Social Studies. Okay, so अब बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिससे एंगर बढ़ रहा है। किसके बीच में बढ़ रहा है, इंडियंस के बीच में बढ़ रहा है। किसके खिलाफ बढ़ रहा है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ। पहला एंगर बढ़ाने वाली जो बात थी वो थी दे वांट कैश क्रॉप फ्रॉम अस, इंडिगो कॉटन, हम फूड क्रॉप हमको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। सेकेंड, हमारे किंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। थर्ड, हमसे रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट में लेके हमको एक गुड फिनिश गुड एक्सपेंसिवली सेल कर रहे हैं, हाई कॉस्ट में सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा हुई तो हम लोगों के बीच में क्या आया बेटा, एंगर, सारे लोग गुस्सा हो गए, रिसेंटमेंट आया। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है, एंड इस ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो गुस्सा था उसको एग्रावेटेड किया। किसने एग्रावेट किया बेटा उसको, पंजाब और पेशावर के एनेक्सेशन से। एनेक्सेशन मतलब हथिया लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है, और इसको पेशावर और पंजाब को अपने कंट्रोल में करने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। डू रिमेंबर, पंजाब और पेशावर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किया, एनेक्स किया। वो किसके रिजीम में किया था, लॉर्ड डलहौजी के रिजीम में किया था। ठीक है, येस, सो आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर. If not, I'm going to repeat it again. Please listen very carefully. अब गुस्सा सबके दिमाग में बहुत गुस्सा है, ये पॉलिसी गलत है ब्रिटिश की, वो पॉलिसी गलत है। पर ये सारी पॉलिसीज़ को जो चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया या जिसने एग्रावेट किया वो चीज़ थी, क्या थी, एनेक्सेशन। किसका एनेक्सेशन बेटा, किसका एनेक्सेशन, पंजाब और पेशावर का। और ये एनेक्सेशन करने वाले कौन थे, बताओ मुझे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। और जब इतना रिसेंटमेंट आ जाएगा तो ज़रूर, अब ऐसा हो गया कि बलून एट एंड तक फूल गया है बिल्कुल, अब जब थोड़ा सा भी उसमें एयर आएगी तो वो बस्ट हो जाएगा। और वही सिचुएशन इंडिया में आ गई। और फिर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटनी व्हेन इन 1857. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब इतना रिसेंटमेंट हो गया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 तो होना ही था, जिसको हम सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं। सिपाही म्यूटनी क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि दिस वॉज स्टार्टेड बाय
इमीडिएट कॉज भी सिपाही थे, उनका कार्टेज था और इन्होंने स्टार्ट भी किया था। और ये सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुई थी मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा? मेरठ से, ठीक है। और इसको सिपाही म्यूटनी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड बाय द सोल्जर्स एंड इन ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स वर नोन एज सिपॉइज, ओके। So revolt of 1857 is also called Sepoy Mutiny. And why it is called Sepoy Mutiny? Because that particular revolt of 1857 is also started by whom? Soldiers, Sepoy. Okay. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सोल्जर्स की भी। पहली प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितनी भी हायर पोजीशंस थी उसमें तो वो ब्रिटिश सोल्जर्स को रखते थे, वो सारी उन्होंने क्या रिजर्व कर रखी थी ब्रिटिशर्स के लिए। पर बाकी जो लोअर ग्राउंड पे जो जितने भी सिपाही थे वो इंडियंस होते थे। अगेन बेटा वन मोर थिंग कि जो क्या होता था, पे होता था, वो ब्रिटिश वाले जो सिपाही होते थे, ब्रिटिश आर्मी जो होती थी उसको ज़्यादा पे मिलता था, ठीक है। और जो इंडियन आर्मी होती थी उसको पे कम मिलता था। इंडियन आर्मी नहीं, मतलब उन्हीं की आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे उनको उनका पे कम, ब्रिटिश आर्मी का पे ज़्यादा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पर चलो चलो, ये तक तो हम बर्दाश्त कर रहे थे। पर अब जो चीज़ हमने बर्दाश्त नहीं की, दैट बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 इज cartridges, and the name of that cartridges for एनफील्ड राइफल। एक एनफील्ड राइफल थी, उसके अंदर जो कार्टेज डालनी थी हमको, वो कार्टेज को बोलते हैं कि उसके ऊपर ग्रीसिंग थी। और ग्रीसिंग किस चीज़ की थी मैं बताती हूँ, फिर से मैं बताती हूँ। एक राइफ़ल है जिसका नाम है एनफील्ड राइफ़ल, उसके अंदर हमको क्या डालनी है? कार्टेज डालनी है ना। तो जो कार्टेज डालनी है बेटा वो उसके ऊपर बोलते हैं कि ग्रीसिंग थी। वो ग्रीसिंग किसकी थी? किसकी थी? पोर्क की और बीफ की। किसकी ग्रीसिंग थी? पोर्क एंड बीफ। अब पोर्क क्या होता है बेटा? फैट ऑफ पेग इज पोर्क। पेग का जो फैट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्क। और जो काऊ का जो फैट होता है उसको बोलते हैं बीफ, ठीक है। और ये जो एनफील्ड राइफल थी ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम अभी अभी इंट्रोड्यूस की थी, कहाँ पर? इंडियन आर्मी में, ठीक है। सो ये जो राइफ़ल थी वो कैसी बनी थी? पिग फैट जिसको हम पोर्क बोलते हैं, काउ फैट जिसको हम बीफ बोलते हैं, ठीक है। एंड आपको जब भी इसको यूज़ करना होता था तो आपको उसको काटना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? काटना पड़ता था। बिटन ऑफ मतलब काटना पड़ेगा जब भी आप उस राइफ़ल को यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, पिग को जो मुस्लिम्स हैं वो इतना इतना क्या समझते हैं, मुझे ना इतना ख़राब समझते हैं कि वो पिग का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहते हैं। तो क्या वो उसकी जो ग्रीसिंग, जो उसके फैट से ग्रीस किया हुआ जो कार्टेज था उसको क्या वो मुंह में डालते? नहीं डालते। एंड काऊ इज़ लाइक मदर फॉर इंडियंस। हम काऊ की जो पूजा करते हैं तो क्या हम काऊ के फैट को कभी अपने मुंह में लेते? तो इट हर्ट्स द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। काउ वॉज होली टू हिंदूज, हमारे लिए गाय पूजनीय है। एंड पिग वॉज प्रोहिबिटेड टू द मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स में पिग का यूज़, ईटिंग, उनका नाम लेना, सब कुछ प्रोहिबिटेड है। तो इस यहाँ पर क्या हुआ, हिंदूज़ के भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और मुस्लिम्स के भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। क्या हुआ है बेटा कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर कार्टेज। और इफ व्हेन दे रिफ्यूज़ ना, दे वर पनिश्ड एंड इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिशर्स। जैसे ही इंडियन सोल्जर्स ने बोला अब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे भाई, मुस्लिम्स ने भी बोला, हिंदू ने भी बोला, तो उनको तुरंत पनिश करना स्टार्ट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। इम्प्रिजन करना मतलब जेल में डाल देना। 10 मई 1857 को क्या हुआ बेटा? स्टार्टेड विथ 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857। कुछ सोल्जर्स ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को सूट कर दिया, है ना। और क्या किया, अपने जो फेलो सोल्जर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने इम्प्रिजन किया था, जेल के अंदर डाला था, उनको जेल से बाहर निकाल लिया। एंड दे स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स दिल्ली। और वो दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली की तरफ क्यों गए बेटा? क्योंकि वहाँ पर लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर सेकेंड थे। कौन थे वहाँ पर? से इफ somebody ask you who is the last capable मुगल रूलर, तो आप क्या बोलोगे? औरंगजेब। लास्ट मुगल रूलर इज बहादुर शाह जफर सेकेंड। बहादुर शाह जफर उतने कैपेबल नहीं थे। तो अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो लास्ट मुगल रूलर जो कैपेबल थे वो तो औरंगजेब ही थे, है ना। तो जो लास्ट मुगल रूलर हैं जिनका नाम है बहादुर शाह सेकेंड, उनके पास गए। कौन गए? सारे के सारे जो सोल्जर्स थे, मार्च किया मेरठ से टुवर्ड्स दिल्ली। कहाँ पहुँच गए? दिल्ली, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ बेटा? 10 मई 1857 में।
ठीक है। अब ये मुगल एम्पायर के पास क्यों गए, क्योंकि उनको लगता था कि इट इज़ बेटर टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर रादर देन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे तो भैया मुगल रूलर ही थे। ठीक है। कुछ इंडियन रूलर्स जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन सब ने भी इन रिबेलियन को ज्वाइन कर लिया, इस वाले रिबेलियन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, किस किस ने? रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने। और क्यों 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 किया था ज्वाइन? तो इसलिए किया था कि रानी लक्ष्मीबाई की टेरिटरी झांसी को भी ब्रिटिशर्स एनेक्स कर रहे थे, है ना, अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो यहाँ पर सब लोग फाइट कर रहे हैं, पर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी वाइल फाइटिंग। बहादुर शाह जफ़र को इम्प्रीसन कर दिया गया, मतलब जेल में डाल दिया गया, और उनको बाद में बर्मा भेज दिया गया, और बर्मा का जो करेंट नाम है वो है म्यांमार। ठीक है, समझ में आई बात? तो झांसी की रानी की तो डेथ हो गई है बेटा, एट द टाइम ऑफ फाइटिंग वो डाई हो गई है। बहादुर शाह जफ़र को इम्प्रीसन कर दिया, देन उनको बर्मा भेज दिया। बर्मा नहीं है, बर्मा को हम म्यांमार बोलते हैं। बाद में वहीं पर उनकी डेथ हो गई, और उनके जो सन थे, 2 लड़के थे उनके, उनको भी मार दिया। एंड इन दिस वे कंप्लीट एंड ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, वो मुगल एम्पायर जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर इंडिया के ऊपर रूल कर गई, उसका दी एंड किया किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। पहले फादर को मारा, बहादुर शाह जफ़र सेकंड को, फिर उनके 2 बेटों को भी मार दिया। और ये जो वॉर था बेटा, ये पहला ही था, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ रिवोल्ट, है ना, जो इंडियन ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ किया। पर जो भी हम लोग कर रहे थे उसका बहुत अच्छा जवाब ब्रिटिशर्स के पास अवेलेबल था। उनकी आर्मी मॉडर्न थी, उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, एमिनेशन थे, है ना। तो इस तरीके से वो हमारे जो भी हम लोग करते थे उसको वो ब्रूटली क्रश कर सकते थे, मतलब ब्रूटली ख़त्म कर सकते थे। तो उन्होंने 1857 को भी ब्रूटली क्रश किया। ठीक है, पर एक इसका गुड इफ़ेक्ट हुआ। वो गुड इफ़ेक्ट था कि जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उन्होंने अब कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, और ईस्ट इंडिया की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो ईस्ट इंडिया जो अब तक हम पर रूल कर रही थी उसकी पावर को किया ख़त्म। और 1857 के बाद अब रूल किसके पास आ गया बेटा? इंग्लैंड की क्वीन के ऊपर। ठीक है, यस। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, जब ये रिवोल्ट हो गया तो इंडियंस थोड़े से कॉन्शियस हो गए कि अब हमको पॉलिटिकल स्टेक भी चाहिए इंडिया में। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेसी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी है उसके अगेन में अगर हमको फाइट करना है तो हमको पॉलिटिकल कंट्रोल तो चाहिए चाहिए। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर भी थे, जैसे कि सोशल रिफॉर्मर किसको बोलते हैं बेटा? जो हमारी सोसाइटीज़ है जितनी भी बैड रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको दूर करके सोसाइटी को थोड़ा सा रिफॉर्म करें, सुधारें, हम उनको क्या बोलते हैं? सोशल रिफॉर्मर। तो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, ये कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सोशल लेवल को जो सोसाइटी में प्रेवलेंट कर रहे थे उन सबको ख़त्म किया। वो सोशल लेवल्स कौन कौन से थे बेटा? पहले हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिजेस हो जाती थी, बच्चों की शादी कर दिया देते थे। सती प्रथा थी। सती मतलब अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपके उसके फ्यूनरल पायर पे आपको भी बैठ के जला दिया जाएगा। हस्बैंड तो डाइड है पर आप जिंदा हो, पर आपको भी जला दिया जाएगा। कास्ट सिस्टम होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो शूद्र होते थे उनके साथ हम अनटचेबिलिटी करते थे। तो दीज ऑल वर सोशल लेवल्स, और इन सोशल लेवल के अगेंस्ट में काम किसने किया? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान। ओके, even they want modern education, they want the combination of modern education and traditional education, so that we Indian get the education। और education आने के बाद हम हमारे सोसाइटी के जितने भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उस पर क्वेश्चन लगा के पूछ सके कि अगर ये है तो क्यों है। ठीक है, और कुछ इंडियंस को लगता था ठीक है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन हमको बनानी चाहिए। किसके अगेंस्ट में? फाइट करने के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। ठीक है, क्यों फाइट करना है? पॉलिटिकल राइट्स के लिए।
ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन बना जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कब बना? 1885 में। और बनाने वाले कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे बेटा? ए ओ ह्यूम। ठीक है। कब बना? 1885 में। क्या बना? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फाउंडर मैन कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है। बहुत सारे उस टाइम के जो इंडियंस थे, जो एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और फाइट की राइट्स के लिए। और उन्होंने बोला अब हमको गवर्न करना है, हमारी कंट्री की भागदौड़ को अब हमारे हाथों में लेना है। Prayers and petitions were used to draw attention of British towards the problem of Indian. And what were the earlier phase of Congress? स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी उसकी पॉलिटिक्स कैसे चलती थी बेटा? कि वो प्रेयर की पॉलिटिक्स करती थी। ब्रिटिशर्स के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे प्लीज़ डू नॉट डू दिस। पेटिशंस हम रिटर्न फॉर्म में उनको कंप्लेंट्स देंगे कि वी आर वेरी डिससेटिस्फाइड फॉर दिस पॉलिसी एंड दैट पॉलिसी एंड दे विल वर्क फॉर अस। ओके, ऐसे हम उनका सोचना था अर्लीस्ट फेज के लीडर्स का। पर तुमको लगता है कि रिटर्न एप्लीकेशन देने से, पैटिशंस देने से, प्रेयर करने से ब्रिटिश हमारी सुनने वाले थे क्या? डू राइट इन कमेंट सेक्शन ये सुनो। ये से स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेशन हुआ कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में। किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ बेटा? वो वोमेश चंद्र बनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ? बॉम्बे, ना मुंबई। सो स्टूडेंट्स रिपीट इट विथ मी। वेयर फर्स्ट कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड? बॉम्बे, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वोमेश चंद्र बनर्जी। अगेन आई एम आस्किंग, हु वर द प्रेसिडेंट? वोमेश चंद्र बनर्जी। एंड वेयर इट वॉज हेल्ड? बॉम्बे। ठीक है। तो जो कांग्रेस थी वो पैटिशंस अच्छा चलो, जो कांग्रेस की स्टार्टिंग पॉलिटिक्स थी पैटिशन वाली, उसने कुछ भी काम नहीं किया और ब्रिटिशर्स कांग्रेस को इग्नोर करते रहे। ठीक है। अब 1905 में क्या हुआ बेटा? कुछ मेंबर्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना शांत वाले होते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा तो ठीक। कुछ लोग होते हैं नहीं इसको चेंज होना ही चाहिए। तो अब ऐसे लोगों की एंट्री हुई कांग्रेस में, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। ये वो ग्रुप था जो बाइक्रो लड़के झगड़ के अपने इंडिपेंडेंस को लेना चाहता था, फ्रीडम को लेना चाहता था। ठीक है। पहले वाले जो लीडर्स थे वो बहुत ही मॉडरेट थे, मतलब ठीक है आराम से, शांति से, प्रेयर से, पेटिशन से। पर जब ये लोग आए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, तो इन लोगों का सोचना था नहीं भैया ऐसे आसानी से तो ये आज़ादी देने वाले नहीं, इनसे तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इन लोगों ने जब कांग्रेस में अपनी बात रखी, कांग्रेस के लोग अग्री नहीं हुए, तो इन लोगों ने बोला ठीक है जाओ हम हमारा दूसरा ही ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। पर ये जो दूसरा ग्रुप होगा उसका जो एटीट्यूड होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बहुत अलग था। ठीक है। ये प्रेयर्स की बात नहीं करते थे, पेटिशंस की बात नहीं करते थे। कौन? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, जो नया ग्रुप बना था, ये बात करते थे कि हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है। तो बेटा ये जो इमेज दी हुई है ये कौन है? भूमेश चंद्र चटर्जी। ठीक है। वो सॉरी भूमेश चंद्र बनर्जी, नॉट चटर्जी। व्हाट? भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगेन आई एम सेइंग भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। एंड देन बेटा व्हाट दे वर डूइंग? हु? ब्रिटिशर्स। उन लोगों ने क्या कर रहे थे उस टाइम में? व्हाट दे वर डूइंग? क्या कर रहे थे बेटा? वो लोग एक नई प्लानिंग कर रहे थे। वो प्लानिंग थी डिवाइड एंड रूल की प्लानिंग। तो what they were doing that time, they were thinking about how to rule on India for a long, हम इंडिया में लॉन्ग टाइम तक कैसे रूल कर सकते हैं। तो चलो एक नई पॉलिसी लाते हैं। वो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। और किसको डिवाइड करना है? हिंदूज़ और मुस्लिम को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम ने एक बार यूनिटी बनाई थी। तो कौन सा टाइम आ गया था? 1857, सिपॉय म्यूटनी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम अगर इनकी यूनिटी को ख़त्म कर दें तो हमको इंडिया से कोई बाहर नहीं भेज सकता। और इसी डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत इन लोगों ने डिवाइड किया किसको?
1905 में बंगाल को. Bengal divided into two provinces, and what they were saying that time कि like it is quite difficult to manage these huge provinces, that is why we are dividing, but their actual motto is divide Hindu and Muslims. Okay, so who divided? लॉर्ड कर्जन. उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने 1905 में बंगाल को दो प्रोविंसेस में बांट दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए. ठीक है, हिंदू डोमिनेटेड एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, एक एरिया में हिंदू डोमिनेशन था, एक में मुस्लिम डोमिनेशन था. ठीक है, और उन लोगों ने क्या रीज़न दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगी, इतनी बड़ी टेरिटरी हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में ईजी हो जाएगा, स्मॉल एरिया हो जाएगा. तो ठीक है, दिस डिवीजन डिड नॉट गो वेल विथ बोथ. मुस्लिम और हिंदू दोनों ने ही इस डिवीज़न को बहुत अच्छे से नहीं लिया, उन दोनों ने ही इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए. ठीक है, एंड दिस प्रोटेस्ट लेड टू रीयूनिफिकेशन. और फिर 1905 में अलग तो कर दिया किसने? लॉर्ड कर्जन ने. किसने अलग किया बेटा? लॉर्ड कर्जन ने. टू रिमेंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ना. पर उनको 1911 में रीयूनाइट करना पड़ा. ठीक है, इन दो एरियाज़ को जो हिंदू मुस्लिम और डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, ब्रिटिश ने सोचा ठीक है चलो फिर से एक कर देते हैं, और उन्होंने फिर यूनिफिकेशन कर दिया. कुछ अच्छा काम तो किया. नेक्स्ट इज बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, बायकॉट मूवमेंट, हम किसको बायकॉट करेंगे बेटा? ब्रिटिश गुड को बायकॉट करेंगे, है ना. और किसको यूज़ करेंगे? स्वदेशी, मतलब इंडिया में जो गुड बना होगा हम उसी को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो द बायकॉट स्प्रेड टू द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल. हमने किसको बायकॉट किया? पहले ब्रिटिश स्कूल में नहीं जाएंगे, ब्रिटिश जो हमको सर्विसेज दे रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, बैंक्स को बायकॉट करेंगे, और हम क्या करेंगे? फैक्ट्रीज़ में काम करने नहीं जाएंगे. और इस सब के अलावा सिर्फ हम क्या यूज़ करेंगे? स्वदेशी गुड्स जो हमारे इंडिया में बना होगा. स्टूडेंट ने पार्ट लिया, वुमेन ने पार्ट लिया, जितनी भी इंडिया के सारे कॉर्नर से सबसे लोग आए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया. ब्रिटिश मेड गुड को यूज़ नहीं किया, इंडियन मेड गुड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. अब तो ब्रिटिशर्स बड़े परेशान हो गए बेटा, क्योंकि इनका जो इम्पोर्ट था, है ना, जो ब्रिटेन से इंडिया का जो इम्पोर्ट आ रहा था, वो इम्पोर्ट एकदम से हाफ हो गया, आधा. जो आप लोग पढ़ेंगे, है ना, बाद में इन योर फर्दर क्लासेस की, जो इम्पोर्ट था वो जस्ट हाफ हो गया. किसकी वजह से? स्वदेशी मूवमेंट की वजह से. तो उन्होंने ब्रूटल ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी. प्रोटेस्टर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारने लग गए, उनको इम्प्रीशन कर दिया, जेल में डाल दिया. ठीक है, और जिस भी तरीके से वो इस मूवमेंट को सप्रेस ख़त्म कर सकते थे सब कुछ किया, पर ये मूवमेंट धीरे 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 करके इंडिया के सारे पार्ट्स में फैल गई. ठीक है, अब इस बीच पूरी दुनिया के लिए कुछ बुरा हुआ, पर हमारे लिए कुछ थोड़ा सा अच्छा भी था. क्या स्टार्ट हुआ बेटा? वर्ल्ड वॉर 1. 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ. तो ये पीरियड याद रखेंगे, 14 में स्टार्ट होकर 18 में ख़त्म हुआ. तो ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 1 में फ़ाइट कर रहे थे, लड़ाई करने के लिए गए थे. अब जब ये लड़ाई करने गए तो इनको लग रहा था कि इंडियन आर्मी भी हमारे साथ आ जाती, इंडियन सोल्जर्स भी हमारे साथ आ जाते तो हम हो सकता है एक अच्छी पोजीशन में रहते. तो दे डिमांडेड द हेल्प ऑफ इंडियंस. इंडियन कंसिडर्ड दिस डिमांड एंड पार्टिसिपेटेड इन द वॉर. हम लोगों ने उनकी डिमांड को माना, क्योंकि गांधी जी ने उस टाइम सबसे रिक्वेस्ट किया कि ठीक है ब्रिटिशर्स की हेल्प कर दो. इस टाइम में हम लोगों ने उनकी हेल्प की, वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया. पर हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 से, हम ब्रिटिश की साइड से लड़े थे. ठीक है, तो गांधी जी को और वहाँ उस टाइम सब लोगों का सोचना था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन जीत गया तो वो हमको इंडिपेंडेंस दे देगा. क्यों इंडिपेंडेंस दे देगा? बिकॉज हमने उनकी हेल्प की है. बट आफ्टर द वॉर मेनी अदर रेप्रेसिव लॉ वर पास्ड, जो आप हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ उन लोगों ने अपनी और रिप्रेसिव एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी इंडिया में. ठीक है, हम सोच रहे थे इंडिपेंडेंस का और हो कुछ उल्टा गया, जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके.